दोस्तों आज हम आपके साथ बात करने जा रहे हैं हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग किताब के बारे में, जिसे लिखा है डेल कार्नेगी ने। आपने जरूर इनका नाम सुना होगा अगर आप किताबें पढ़ने के शौकीन हो। और हम आज आपके लिए एक बेस्ट एक्सपीरियंस के साथ ये किताब लेकर आए हैं। आज हम आपको सिर्फ ऑडियो बुक नहीं सुनाएंगे, आपको फेशियल एक्सप्रेशन भी देंगे, साथ में आपको पूरी डिटेल में बुक समरी समझाएंगे और साथ में आप किताब को पढ़ भी पाओगे, आप शब्दों को पढ़ भी पाओगे। इससे ये किताब आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली बैठ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज हम पहली बार इस तरह की वीडियो आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर आपको इसी स्ट्रक्चर में वीडियो अच्छी लगेगी तो आज के बाद हम ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लेकर आएंगे। सिर्फ ऑडियो बुक आपको नहीं सुनाएंगे, आपको बुक पढ़ने को भी मिलेगी, साथ में हमें देखने को भी मिलेगा और आपको हम किताब को अच्छे से समझा भी पाएंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। डेल कार्नेगी की हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग एक ऐसी किताब है जो निश्चित रूप से आपको चिंता मुक्त बनाने में मदद करेगी। यह किताब आपकी आंतरिक शांति और खुशी के मार्ग का मार्गदर्शन करेगी। यह आपको सक्रिय होना भी सिखाएगी और यह भी सिखाएगी कि किसी चीज़ के बारे में चिंता करने के बजाय एक कार्य को करने वाला व्यक्ति कैसे बने। अगर आप चीज़ों और लोगों के बारे में चिंता करते हैं तो यह किताब सिर्फ आपके और सिर्फ आपके लिए ही है। तो आपको इस किताब को ध्यान से सुनना है, एक एक शब्द को ध्यान से पकड़ना है। डेल कार्नेगी सेल्फ हेल्प किताबों के बेस्ट सेलर लेखक हैं। अब तक उन्होंने लगभग 60 सर्वाधिक बिकने वाली पुस्तकों को लिखा है। इनमें से डेल कार्नेगी द्वारा लिखी गई किताब हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग एक सबसे लोकप्रिय पॉपुलर सेल्फ हेल्प किताब है। आगे डेल कार्नेगी कहते हैं कि उन्होंने ये किताब इसलिए लिखी है क्योंकि वह खुद अपने जीवन और अपनी स्थिति से बहुत दुखी थे। उन्होंने अपनी स्थिति को सोच सोच के खुद को बीमार कर लिया था। तो ये किताब ऐसी है जो ऑथर के रियल एक्सपीरियंस से निकल कर आई है। तो आप इसे ध्यान से सुनिए। आगे हम इसका थोड़ा सा और परिचय आपको देंगे। इस किताब में लेखक ने अपनी ज़िंदगी के वास्तविक मतलब रियल एक्सपीरियंसेस को शेयर किया है और उसके समाधान कैसे ढूंढने हैं इसके बारे में आपको बताया है। इस किताब का लक्ष्य पाठकों को सुखद और पूर्ण जीवन देना है। लोगों को ना ही सिर्फ अपने लेकिन अपने आसपास के लोगों से भी अवेयर करना है। लेखक ने हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग को 58 भाषाओं में अनुवाद किया है, 58 लैंग्वेजेस में। इस किताब में लेखक हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग के बारे में टिप्स दे रहे हैं। उन्होंने इस किताब को 6 भागों में बांटा है। तो हम भी आपको 6 भागों में एक एक करके समझाएंगे। तो आप फोकस अपना हमारे शब्दों पर रखना। तो ये रहा भाग 1, मूलभूत तथ्य, फंडामेंटल फैक्ट्स जो आपको चिंता के बारे में पता होने चाहिए। खंड 1 में लेखक बताते हैं कि हमें हमारी परेशानी का मूलभूत तथ्य पता होना चाहिए। हम सभी एक या दूसरी चीज़ से परेशान हैं, लेकिन हमें हमारी परेशानी का कारण पता होना जरूरी है। परेशानी के लिए बेपरवाह केयरलेस हो जाओ और आज के कार्यों और लक्ष्यों के लिए ध्यान देना शुरू करो। मतलब आप परेशानी को ज़्यादा फोकस मत लीजिए, आप परेशानी पर ज़्यादा फोकस मत कीजिए। आपका फोकस होना चाहिए अपने गोल्स पर, अपने कार्यों पर। ऐसा माना जाता है कि आप जितना व्यस्त रहते हैं उतना ही आपका परेशानियों पर ध्यान कम जाता है। शायद ये पॉइंट भी आगे आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेखक कहते हैं कि हम हमेशा हमारे भविष्य के लिए परेशान होते हैं, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि हम सभी वर्तमान प्रेजेंट में जो भी कर रहे हैं वो हमें अच्छा भविष्य देगा। वो कहते हैं कि आपको भविष्य में जो चाहिए उसको एक पेपर पर लिख लो और उसे अपने बेड साइड के वॉल पर लगा लीजिए। जहाँ पर आप सोते हो, जहाँ पे आपका बेडरूम है, जहाँ पे आपका बेड है, उसके साइड पे बिल्कुल आप अपने लक्ष्य को लिखकर लगा लीजिए। ये कई प्रैक्टिसेस भी बताती हैं। उसको रोज सुबह पढ़ो और उस प्रायोरिटी के ऊपर काम करना स्टार्ट करो। मतलब जो भी आपका लक्ष्य है उसे अपने बेड साइड के साथ में एक दीवार पर लगा दो और उसी लक्ष्य पर काम करना स्टार्ट करो, तो आपका लक्ष्य भी अचीव हो जाएगा। उदाहरण के लिए अगर आपको घर खरीदना है तो आपको बैठकर ये नहीं सोचना कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, अब मैं क्या करूं, लेकिन आपको घर कैसे खरीदना है उसके ऊपर काम करना होगा। सबसे पहले आप अपना बजट बनाइए, उसके बाद अपना घर कहाँ लेना है वो सोचो और उसके बाद कब लेना है वो सोचो। अगर आप इस तरीके से प्लान करते हैं तो आप अपने परिणाम तक पहुंच जाएंगे और आपको परेशान भी नहीं होना पड़ेगा। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल स्टेप है। ऑथर यहाँ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं
कि हम जितना ज़्यादा फालतू का सोचते हैं उतना ज़्यादा हम परेशान रहते हैं। हमें सोचना बंद करके एक्शन लेना स्टार्ट करना चाहिए। लेखक बताते हैं कि आपको अपनी प्रगति को रेगुलर रूप से एनालाइज करना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि मैं इन सिद्धांतों प्रिंसिपल्स को कैसे सुधार सकता हूँ। मतलब आपको अपनी ग्रोथ को एनालाइज करते रहना है। आज आप कहाँ पहुँचे हो, आज आप क्या इम्प्रूव कर सकते हो, इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। लेखक कहते हैं कि हमें हमेशा हमारे वर्तमान पर फोकस करना चाहिए और अतीत और भविष्य को अपनी जगह रखना चाहिए। जब भी हम परेशान होते हैं तब हम हमारे अतीत के बारे में सोचते हैं और जो चीज़ खराब हुई होती है उसके लिए हम खुद को दोष देते हैं। लेकिन अगर हम ये सिद्धांत को लागू करते हैं तो हम काफ़ी तनाव को दूर कर सकते हैं। आगे लेखक कहते हैं हमें भविष्य को लेकर डरना नहीं चाहिए। हमें समझना चाहिए कि अच्छी सोच विश्लेषण को प्रभावित करती है, जो आगे चल के पॉजिटिव और तार्किक योजना लॉजिकल प्लानिंग को अंजाम देती है। लेखक कहते हैं कि जब आप कोई चीज़ को प्लान करते हो तब उसकी सबसे खराब स्थिति को भी प्लान कर लीजिए और अपने आप को उसके लिए तैयार कर लो। इससे क्या होता है कि आपका दिमाग खराब स्थिति के लिए सहमत हो जाता है और पॉजिटिव एनर्जी को रिलीज करता है, जो आपको सबसे खराब स्थिति से लड़ने की ताकत देता है। वो बताते हैं कि डर का मुख्य कारण है परेशानी। जब आप ये जान लेते हैं कि परेशानी से क्या होता है तब आप अपने आप परेशान होना बंद कर देते हैं। रिसर्चर्स कहते हैं कि जब आप निरंतर तनाव या परेशानी में होते हैं तब आप अपनी शारीरिक कार्य क्षमता फिजिकल फंक्शनैलिटी को नुकसान पहुंचाते हैं और ये 3 बीमारी से पीड़ित होते हैं। पहला उच्च रक्तचाप हाई ब्लड प्रेशर, दूसरा है हृदय रोग हार्ट डिसीजेस और तीसरा है अल्सर। अगर आप कम परेशान होते हैं तो आपकी लाइफ टाइम एक्सटेंड हो जाती है। जब आप किसी भी चीज़ से परेशान होते हैं तब आप अपनी परेशानी की रिव्यू करें, परेशानी का फैक्ट क्या है वह ढूंढें, सारे तथ्यों को समालोचनात्मक विश्लेषण क्रिटिकली एनालाइज करें और समाधान तक पहुंचें। अगर आपके फैक्ट्स असली नहीं हैं तो आपको बहुत कन्फ्यूज़न होगा और ये आपकी समस्याओं को और बढ़ा देगा। इस स्थिति में आप अपने आप से ये सवाल पूछें। आप अपने आप से पूछें कि क्या सबसे खराब संभावित परिणाम क्या हो सकता है अगर आप अपनी समस्या को हल ना कर पाए या आप अपने लक्ष्य तक ना पहुंच पाए। सबसे खराब स्थिति को आप स्वीकार कर लीजिए और अगर संभव हो तो प्लान बी बना लीजिए। इसके बाद शांति से अपने सबसे खराब संभावित परिणाम को सुधारें और इससे आपको बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। समस्या क्या है, उसका कारण क्या है, यह पता लगाएं। समस्याओं का संभावित समाधान कौन सा है और उसमें से सबसे अच्छा समाधान क्या है, इस बात को पता करने में अपना समय बिताइए। अब ये रहा भाग 2, चिंता की आदत को कैसे तोड़ें इससे पहले कि वह आपको तोड़ दे। इसके कुछ तरीके लेखक ने साफ स्पष्ट तरीके से बताए हैं। पहला है व्यस्त रहो। इसमें लेखक कहते हैं कि अपने आप को एक नहीं तो दूसरी चीज़ में व्यस्त रखना चाहिए। रिसर्चर्स कहते हैं कि मानव मन एक साथ बहुत सारी चीज़ों को नहीं सोच सकता। इसका मतलब है कि खुश या परेशान एक साथ नहीं हो सकते। जब हम अपने आप को हमारी पसंद की एक्टिविटी में व्यस्त रखते हैं तो हमारा दिमाग सकारात्मक विचारों का बदला हमारा दिमाग सकारात्मक विचारों का बादल बना देता है। इसीलिए डॉक्टर एंग्जाइटी पेशेंट्स के लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए लेखक भी सुझाव देते हैं कि हमें हमारे मन को किसी न किसी चीज़ में व्यस्त और ऑक्यूपाई रखना चाहिए जिससे हम परेशानी से दूर रहें। यही चीज़ हमने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी कि हम जितना व्यस्त रहेंगे उतना ही हम परेशानी से दूर रहेंगे, क्योंकि हम जितना ओवरथिंक करते हैं, जितना ज़्यादा हम सोचते हैं, उतना ही ज़्यादा हम परेशानी में डूबते चले जाते हैं और इसी वजह से कई लोग डिप्रेशन का शिकार भी होते हैं। तो आप सोचो, लेकिन एक समय के बाद सोचना बंद करके काम करना शुरू करो। जब आप काम में व्यस्त रहते हो तो परेशानी आपके पास ज़्यादा देर तक नहीं रहती। आप जब काम में व्यस्त होते हो तो आपके अंदर से एक इनर हैप्पीनेस रिलीज होती है। यही है असली हैप्पीनेस। तो आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा है छोटी छोटी बातों पर तूल ना दें। छोटी चीज़ों को अपने जीवन को बर्बाद करने की अनुमति ना दें। लेखक कहते हैं कि हमें छोटे छोटे मुद्दों को लेकर परेशान होना बंद करना चाहिए। मन की शांति के लिए हमें माइंड ट्राइवियल चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। ऐसी चीज़ें जो आपके माइंड को खराब करती हैं, मतलब आपके माइंड को परेशानी से भरती हैं, ऐसे कामों को आपको बंद करना है। जब ऐसे छोटे मुद्दे बनते हैं तब हमें हमारा फोकस बदलना चाहिए, जिससे हमारा दिमाग
आवश्यक मुद्दों इसेंशियल इश्यूज पर फोकस कर सके। हमेशा याद रखें कि जीवन बहुत छोटा है, तो कभी भी इन सब से परेशान ना हो। जीवन छोटा है, हमें छोटी छोटी परेशानियों को ज़्यादा देर तक अपने दिल में संभाल कर नहीं रखना चाहिए, यही ऑथर का कहना है, और खुश रहना चाहिए ज़िंदगी में। इसके बाद है अपरिहार्य, इनएविटेबल के साथ सहयोग करें। लेखक कहते हैं कि क्या होने वाला है उसके पीछे लड़ाई करने का कोई लॉजिक नहीं है। आप भविष्य को तो जानते नहीं हो, तो उसके पीछे बहस करने का कोई मतलब नहीं है, ये लेखक का कहना है। इससे तो अच्छा ही है कि हम ये सोचें कि अगर ऐसा हुआ हो इससे तो अच्छा ये है कि हम ये सोचें कि अगर ऐसा हुआ तो हम क्या करेंगे, और फिर उसमें से बेस्ट लें। परेशान होने से फ़ायदा तभी है जब आप वो स्थिति को रेसिस्ट कर पाओ, लेकिन अगर आप नहीं कर सकते तो आगे बढ़ो। ये सिंपल है। अगला भाग है भाग 3, मानसिक मनोवृत्ति विकसित करने के 7 तरीके जो आपको शांति और प्रसन्नता प्रदान करेंगे। 7 तरीके हैं, एक एक करके आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। पहला है, अपने मन को शांति, साहस, स्वास्थ्य और आशा के विचारों से भर दीजिए। इसमें लेखक कहते हैं कि वास्तविकता रियलिटी तब बनती है जब हमारा डोमिनेटिंग माइंड विचार का क्रिएशन करता है। अगर आप लगातार ये सोचते रहेंगे कि मेरे साथ कुछ खराब होगा, तब ये सोच आपके दिमाग पर हावी होने लगेगी और उसे हकीकत में बदल देगी। उदाहरण के लिए, अगर मैं ऐसा सोच विकसित करता हूँ कि मेरे पास घर खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है, कि मेरे दिमाग को हावी कर लेगा और फिर काफ़ी समय तक और सालों तक मेरे पास घर खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं होंगे। सिंपल है, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम रियलिटी में बनते हैं। अच्छा सोचो, अच्छा पाओ, एज सिंपल एज दैट। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कहता है। दूसरा है, कभी भी अपने शत्रुओं से बदला लेने का प्रयास ना करें। यहाँ लेखक कहते हैं कि हमें किसी के साथ बदला नहीं लेना चाहिए, इससे सिर्फ हमें भुगतना पड़ता है। अगर हम किसी से बदला लेने की सोचते हैं तो इसमें नुकसान हमारा होता है। हमेशा माफ़ कर देने की आदत विकसित करनी चाहिए। ऐसा इंसान बनो जो कर्म का फल मिलने की राह देखता है। तीसरा, कृतज्ञता, इन ग्रेटिट्यूड की अपेक्षा करें। लेखक कहते हैं कि हमें याद रखना चाहिए, खुशी का एक ही रास्ता है कि हमें कृतज्ञता की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, लेकिन उसे हमें अपनी खुशी के लिए देना चाहिए। जब हम किसी की मदद करते हैं और वो इंसान हमें धन्यवाद भी नहीं बोलता, तब हमें उसके बारे में परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कुदरत है। अगर हम किसी की मदद करते हैं तो वो कुदरत में साइन चला जाता है, तो वो कुदरत में सिग्नल चला जाता है कि हमने अच्छा काम किया है और हमारे साथ अच्छा होता है। इसके लिए आपको सामने वाले का धन्यवाद लेने की वेट नहीं करनी चाहिए। आपने अच्छा काम किया, किसी की मदद की, शांत रहिए। आपको कुदरत खुद ब खुद अच्छे परिणाम दे देगी। अगला है, अपने आशीर्वादों को गिने, मुसीबतों को नहीं। आगे लेखक ये भी बताते हैं कि हमें हमारे आशीर्वाद गिनने चाहिए, ना कि मुश्किलों को। इसका मतलब ये है कि हमें हमारे पास क्या है उसका आंकलन करना चाहिए, क्या नहीं है उसके बारे में परेशान नहीं होना चाहिए। इससे तो अच्छा है कि हमें यह सोचना चाहिए कि जो हमारे पास नहीं है उसे हम कैसे हासिल करें। यह हमें परेशानी से दूर रहने की ज़्यादा ताकत देता है। अगला है, स्वयं को खोजें और स्वयं बने। लेखक कहते हैं कि खुद को जानना बहुत महत्वपूर्ण साहसिक कार्य है, एडवेंचरस है। खुद को ढूंढना और हमारे में क्या क्षमताएं हैं उसको जानना, खुद को जैसे वो एक सेल्फ सेंटर लक्ष्य हो, लेकिन असल में वो एक निस्वार्थ प्रक्रिया, अनसेल्फिश प्रोसेस होता है। हमारे जीवन का जो भी हम करते हैं, हमें ये ढूंढना चाहिए कि हम कौन सी चीज़ों को बेहतर और कौन सी चीज़ों में खराब हैं। अपने पैशन को पहचानो और उसके ऊपर काम करो, जो तुम्हें कहीं ना कहीं अच्छा परिणाम देंगे ही। अगला है, अपने घाटे से लाभ उठाने का प्रयास करो। इसमें लेखक ये सिखाना चाहते हैं कि आप अगर ये जान जाओ कि नकारात्मक को सकारात्मक में कैसे बदलना है, तो आप जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते हो। हमेशा अपने फायदे के बारे में सोचो। लेखक ये कहते हैं कि अगर आपको जीवन में लेमन मिला है तो आप उसे लेमोनेड बना लीजिए। मतलब कोई भी बुरी चीज़ होती है तो उसे अच्छा निकालने का प्रयास कीजिए। याद रखिए, जो भी आपके साथ बुरा होता है उसमें भी कुछ ना कुछ अच्छा जरूर छुपा होता है। एक कहावत है ना, या तो हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं या फिर परेशानी से सीखते हैं, हम कभी भी हारते नहीं हैं। इसका मतलब यह है कि अपनी मुश्किल स्थिति से कुछ सीखो। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो हैंडीकैप होते हुए बड़े अचीवर बन जाते हैं अपनी कमजोरियों को दूर करते करते। तो आपको भी अपनी परेशानियों पर कम ध्यान देना है, अपनी अचीवमेंट्स पर ज़्यादा ध्यान देना है और अपनी परेशानियों को दूर करने पर ध्यान देना है। उनको पकड़ कर बैठना नहीं है, दुखी नहीं होना।
भाग 4, चिंता पर विजय पाने का अचूक उपाय, परफेक्ट वे। पहला है प्रार्थना करना। लेखक कहते हैं कि प्रार्थना में अद्भुत शक्ति होती है, ये आपको हमेशा इंस्पायर्ड रखता है। प्रार्थनाएं आपको जो चीज़ें परेशान करती हैं उसके बारे में एक आवाज़ देती हैं जो आपको सकारात्मक महसूस कराता है, और ये सुकून दिलाता है कि आप अपनी समस्या किसी से शेयर ना करें। और ये सुकून दिलाता है कि आप अपनी समस्या किसी के साथ शेयर कर रहे हैं, आप अकेले नहीं हो, जिससे आपको परेशानी को हल सोल्व करने को ऊर्जा मिलती है। दूसरा है वर्तमान में जियो। हम हमेशा सुनते हैं कि वर्तमान में जियो, अतीत और भविष्य में परेशान ना हो, लेकिन ये कैसे होता है? आज के तेज दौड़ और व्यस्त कार्यक्रम में हम सब में एक बेस लेवल की चिंता, तनाव और दुख एक नया नाम है। यह अनुभव आपको अतीत और भविष्य के बारे में सोचते हुए अपने आप से दूर कर देता है। आगे है वर्तमान में जीने का मतलब यह है कि हमारा मन और चेतना इस पल में क्या हो रहा है उसी के बारे में सोचे, पीछे वाले कल के बारे में और आगे वाले कल के बारे में ज़्यादा ध्यान ना दें। हम अतीत और भविष्य के बारे में सोचकर डिस्ट्रैक्ट और परेशान ना हो, लेकिन आज में केंद्रित रहें। तो 2 भाग और रह गए हैं, ध्यान से सुनिए। भाग 5 में लेखक कहते हैं आलोचना, क्रिटिसिज्म के बारे में चिंता करने से कैसे बचें, ये लेखक हमें सिखाते हैं। याद रखें कि अन्यायपूर्ण आलोचना, अनजस्ट क्रिटिसिज्म अक्सर डिस्गाइज्ड कॉम्प्लीमेंट होती है। यहाँ लेखक जेलसी और ईर्ष्या के बारे में समझाते हैं। जब कोई आपकी आलोचना करता है तो उसे लगता है कि उसका महत्व, इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। इसका मतलब है आपको पर्याप्त अटेंशन चाहिए। ये सिर्फ क्रिटिसाइजर को संतुष्टि देता है। अपनी गलतियों को एनालाइज करें और अपनी आलोचना करें। जब हम किसी महत्वपूर्ण चीज़ में फेल होते हैं, उदाहरण के लिए रिश्ते, काम या स्कूल, ये बहुत ज़्यादा दर्दनाक, पेनफुल होते हैं। ये हमारे मन को बहुत सारे विचार से भर देते हैं, स्पेशली नेगेटिव विचारों से भर देते हैं। इस समय आपको खुद से ये पूछना है, मुझे क्या चाहिए और मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ। रिसर्चर्स कहते हैं कि जब हम कोई नकारात्मक घटनाओं को दोष देते हैं, वो सबसे ज़्यादा अवसादग्रस्त, डिप्रेस्ड होते हैं और स्वास्थ्य के मुद्दे से परेशान होते हैं। लेकिन अपनी गलती को ढूंढ करके उसे सही तरीके से क्रिटिसाइज करना, अपने आप को सही तरीके से समझाना और सुधार के बारे में सोचना अच्छी बात होती है, ना कि परेशानियों के बारे में। मैं इस किताब को पढ़ते पढ़ते एक नतीजे पर तो पहुंच रहा हूं कि इस किताब का जो सारा सार है ना, वो एक डायरेक्शन में जा रहा है कि आपको परेशानियों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना, आपको सॉल्यूशन पर ज़्यादा ध्यान देना है। हालांकि अभी एक भाग अभी और बाकी है, हो सकता है उसमें कुछ अलग निकल कर आ जाए, लेकिन अभी तक तो मुझे जो पता चला है उसमें यही बताया जा रहा है कि आपको परेशानियों को इग्नोर करना सीखना है और परेशानियों का क्या सॉल्यूशन है उस पर आपको ध्यान देने का कार्य करना है, ना कि परेशानियों को पकड़ कर बैठना है। मैंने अभी तक इस किताब का ये सबसे बड़ा लेसन सीखा है, तो आप भी सीख लीजिए। अभी चलते हैं भाग 6 की तरफ। भाग 6 है थकान और चिंता को रोकने के 6 तरीके और अपनी ऊर्जा और उत्साह को ऊंचा कैसे रखें। तो एक एक करके आपको बताता हूं। सबसे पहला है थकने से पहले आराम करें। लेखक कहते हैं कि जब आप मानसिक और शारीरिक रूप से थक जाते हैं तब आपको हमेशा एक वार्निंग साइन मिलता है जो बताता है कि आप अपनी ऊर्जा को लूज कर रहे हैं। इसीलिए लेखक सुझाव देते हैं कि हमेशा हमें रिलैक्स और आराम करने के रास्ते ढूंढने चाहिए, इसके पहले कि ये संकेत और लक्षण ज़्यादा हो जाएं जिसका भविष्य में इलाज करना मुश्किल हो जाए। यहाँ पर आपको बेसिक सी बात समझा रहा हूँ। कई बार ऐसा होता है कि हम काम में इतने बिजी हो जाते हैं कि हम खुद को आराम करने का समय नहीं देते। लेकिन एक बात आपको याद रखनी चाहिए कि हमारा जो शरीर है और हमारा जो दिमाग है, ये कोई मशीन नहीं है, इसे प्रॉपर रेस्ट चाहिए होती है। अगर शरीर की बात करें तो 7 से 8 घंटे की नींद इसे चाहिए होती है। अगर हम इसे ये नहीं देंगे तो इसका प्रभाव पड़ेगा हमारे काम पर और हमारा शरीर हमारे काम में हमारा साथ नहीं दे पाएगा। इस बात को आपको याद रखना है और अपने अकॉर्डिंग आप टाइम जोन सेट कीजिए कि कितने घंटे की आपको नींद लेनी है और कितने मिनट या फिर कितने घंटे आपको मेडिटेशन में बिताने हैं। क्योंकि देखो, शरीर की रेस्ट होगी नींद लेने से, दिमाग की रेस्ट होगी मेडिटेशन में शांत बैठने से।
तो आप डिसाइड करो कितना कितना टाइम आपको दोनों में बांटना है और कितना कितना टाइम आपको इन दोनों की रेस्ट में स्पेंड करना है। ये आप वेस्ट नहीं करोगे टाइम को, ये आप टाइम को इन्वेस्ट करोगे, क्योंकि अगर आपका दिमाग और आपका शरीर ये दोनों सही तरीके से काम करेंगे तभी आप ज़िंदगी में और आगे बढ़ पाओगे, सही तरीके से लंबे समय तक रेस में टिके रहोगे। अगर आपका शरीर बीमार है या फिर दिमाग ने काम करना बंद कर दिया तो लाइफ में कौन सी अचीवमेंट किस काम की है, इस बात को ध्यान से समझो। सोचना पड़े तो बैठ के सोच भी लेना, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं दूसरे की तरफ। दूसरा है अपने काम पर आराम करना सीखें। यह भी वही पार्ट है। लेखक कहते हैं कि हमारे काम करने की जगह हमेशा स्ट्रेस्ड आउट कर देती है। इन सब परेशानी से दूर रहने के लिए हमें हमेशा ऑफिस से बाहर की चीज़ों के बारे में बात करनी चाहिए, कहीं भी चलते चलते, जिससे आपको ताज़ी हवा मिले। मतलब जब आप काम कर रहे हो तो थोड़ा बाहर निकलो, सैर करो, चलो, तो आपको जब ताज़ी हवा आपके ऊपर गिरती है तो आपको तनाव मुक्त होते हैं। और एक काम ख़त्म करने के बाद आपको छोटा ब्रेक लेना चाहिए। ये आपको दिमाग को ताज़ा महसूस कराता है जब आप ऑफिस में होते हो। नेक्स्ट है घर पर आराम करके अपने स्वास्थ्य और उपस्थिति अपीयरेंस की रक्षा करें। यहाँ लेखक कहते हैं कि हमेशा ये सोचते हैं कि जो हम ऑफिस के बाहर करते हैं वो सब रिलैक्सेशन के तरीके हैं, चाहे वो पार्क हो या रेस्टोरेंट हो। लेखक हमें ये दिमाग में रखने के लिए बोलते हैं कि जो हम ऑफिस के बाहर करते हैं वो हमारे काम पर असर करता है, हमारी अटेंशन, ऊर्जा और मूड पर असर डालता है। कोई हमें ऑफिस के बाहर एंजॉयमेंट करने से मना नहीं करता, लेकिन घर पर बैठने और रिलैक्स करने से ज़्यादा आनंद मिलता है। वही लेखक इसी चीज़ को रिकमेंड करते हैं कि आप घर पर शांति से बैठें। जब आप खुद को जानते हैं तो वो रिलैक्स करने का सबसे अलग ही तरीका होता है, जो आपको बाहर किसी रेस्टोरेंट में जाकर नहीं मिलता। अगला पार्ट है काम करने की 4 अच्छी आदतें जो थकान और चिंता को रोकने में मदद करेंगी। हमें हमेशा साफ सुथरी जगह पर रहना पसंद आता है। गंदगी और फैली हुई जगह हमें नकारात्मक भावनाएं देती हैं, जो हमारे मन में नकारात्मक विचार का बादल बना देती हैं। यहाँ पर लेखक काम करने के 4 अच्छी आदतों के बारे में बताते हैं। पहली है, आप अपने टेबल पर पड़े पेपर्स को एक जगह अरेंज करें और जो सबसे ज़रूरी है उनको आगे रखिए, प्रायोरिटी सेट कीजिए। दूसरा है, चीज़ों को उनके महत्व, इंपॉर्टेंस के अनुसार अरेंज कीजिए। फिर है जब आप कोई समस्या को फेस करते हो तब उससे संबंधित सारी जानकारी कलेक्ट करो, उसका उपयोग करके सही निर्णय पर पहुंचो। फिर है ऑर्गेनाइज, डेप्यूटाइज और सुपरवाइज करना सीखिए। अपने काम में उत्साह लगाएं, एंथुसियाज्म दिखाएं। लेखक कहते हैं कि हम जो भी काम करते हैं वो हमेशा उत्साहित और स्फूर्तिदायक नहीं होता है, लेकिन वो निर्भर करता है कि हम उसे किस तरीके से लेते हैं। आप अपने जॉब को कैसे अप्रोच करते हैं, अपने सहकर्मी, कोवर्कर्स और अपने काम को कैसे ले रहे हैं, ये चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है। हमारे ऑफिस में जो भी काम होते हैं उसे हमें कैसे भी करना है तो हमें मुस्कुराहट के साथ करना चाहिए। ये बेहतर ऑप्शन है, ये हमें अच्छा अनुभव देता है। लास्ट पार्ट है, इंसोम्निया की चिंता ना करें। लेखक कहते हैं कि जब हम परेशान होते हैं तब हमें अच्छे से नींद नहीं आती है और ये नई परेशानियों को जन्म देती है कि मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है। ऐसा कई बार हमारे साथ होता है। तो अब आप ये सोचें कि कौन पहले आता है, परेशानी या इंसोम्निया। हमें अनिद्रा के बारे में सोचने से अच्छा है कि हम कुछ विश्राम तकनीक, रिलैक्सेशन टेक्निक का उपयोग करके हमारी परेशानी और अनिद्रा को दूर करें। इसका मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताऊं। जब भी आपको रात को नींद नहीं आती ना, तो आप YouTube पर जाना और वहाँ पे रिलैक्सिंग म्यूज़िक लगा लेना। आप मेडिटेशन म्यूज़िक भी सर्च कर सकते हो या फिर डीप स्लीप मेडिटेशन म्यूज़िक भी सर्च कर सकते हो। आपको बड़े रिजल्ट मिलेंगे। फ़ोन पर लगाना, पास में लगाना और आपको देखना नींद आ जाएगी आराम से। जब भी आपको ऐसे टेंशन हो और आपको नींद ना आए तो इस मेथड का इस्तेमाल करना। या फिर आप हमारी जो प्लेलिस्ट है जिसमें हमने ढेर सारी ऑडियो बुक्स डाल रखी हैं, तो आप उसे प्ले करके पास में रखना। ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में बातें आती जाएंगी, जिससे आपकी नॉलेज भी बढ़ती चली जाएगी और ऑटोमेटिकली आपका दिमाग शांत होकर सोने के कगार में आ जाएगा और चिंता से आप बाहर आ जाओगे और आपको नींद भी आने लगेगी। तो आप ये भी ट्राई कर सकते हो। ये थी आज की किताब हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। अब आपको अगर ये मेथड अच्छा लगा हो, जिसमें हम आपके साथ इंटरेक्ट भी कर पा रहे हैं, आप किताब को पढ़ भी पा रहे हो और सुन भी पा रहे हो, तो आप इस वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना
और कम से कम इसे किसी 3 इंसानों के साथ शेयर जरूर करना जिन्हें आप जिंदगी में आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हो। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन जरूर दबा लेना, क्योंकि अब से ऐसी ही वीडियोस आएंगी। अगर आप इस वीडियो को अच्छा प्यार देते हो, मतलब लाइक शेयर, और अगर व्यूज़ भी अच्छे आते हैं, तो हम इसी फॉर्मेट में आगे सभी वीडियोस आपके लिए लेकर आएंगे, जिससे आपकी जो नॉलेज है वो आप पढ़ भी पाओगे, देख भी पाओगे, सुन भी पाओगे। तो नॉलेज जो है वो दिमाग में ज़्यादा देर तक आपके स्टोर रहेगी। ये हमारा सिंपल सा पर्पस है। तो इससे आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी, आपका एक्सपीरियंस भी बेहतर होगा। यही हमारा मकसद है, आपकी सेल्फ इंप्रूवमेंट। दूसरे चैनल का भी हमारा यही मकसद था, इस चैनल का भी हमारा यही मकसद है। और हम आपको लास्ट में सिर्फ एक सजेशन देना चाहते हैं, आप इस वीडियो को सेव कीजिए, बार बार देखिए, जितनी बार देख सकते हो देखिए, जिससे ये सब बातें आपके दिमाग में बैठ सके। और यही काम आप हमारी प्लेलिस्ट के साथ भी कीजिए, उसे सेव कर लीजिए और उसे बार बार रिपीट कीजिए। स्पेशली रात को सोने से पहले आप हमारी प्लेलिस्ट को पास में लगाकर सो जाइए। इससे सभी बातें, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो आपके दिमाग में बैठ जाएंगी और आपका सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली सफलता के रास्ते पर चल पड़ेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में एक नई ऑडियो बुक समरी के साथ। अब यही फॉर्मेट होगा, नया वाला फॉर्मेट होगा, जो आपकी नॉलेज को 10x बूम कर देगा। देखिए, मैं आगे बढ़ते रहिए, हम आपके साथ हैं। जय हिंद।